हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस वाला रिटर्न पर। तो आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आप सभी को पता है कि हम लोगों ने बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय तथा जनन चैप्टर के महत्वपूर्ण विगत वर्षों में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है, वो भी वर्णन के साथ। तो आज के क्लास में हम लोगों का जो चैप्टर है वो 7वां चैप्टर है बायोलॉजी का। कल बायोलॉजी का अंतिम सीरीज होगा ऑब्जेक्टिव का। आज 7वां चैप्टर है जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। जी हाँ, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप सभी बच्चे सुनेंगे। और हाँ, अगर पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए, क्लास ख़त्म होने के बाद उनको जाकर देखना है। और हाँ, लाइव क्लास के बाद कमेंट करना ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है। ओके, तो देखिए चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, देखिए आनुवंशिकता होता क्या है। आनुवंशिकता जो है ना, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम आनुवंशिक गुण का अध्ययन करते हैं। सर, ये आनुवंशिक गुण क्या है? वह गुण जो आपके माता पिता से उनके संतानों में जाता है, वही गुण क्या कहलाता है? आनुवंशिक गुण। आप पढ़े होंगे डीएनए के बारे में, सुने होंगे कि एक माता पिता का डीएनए उनके बच्चों से मिलता है। जी हाँ, तो डीएनए को आनुवंशिक गुणों का वाहक भी कहते हैं। जी हाँ, डीएनए को आनुवंशिक गुणों का वाहक कहते हैं। मतलब माता और पिता के शरीर से जो आनुवंशिक गुण है हमारे शरीर में आता है, उसको लेके आने वाला कौन है? डीएनए है। तो याद रखेंगे, हमारा डीएनए उसी से मैच करेगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। जी हाँ, मतलब आपका डीएनए आपके माता पिता से मिलेगा लेकिन आपके भाई से नहीं मिलेगा। तो आनुवंशिकता के जगत में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने बहुत सारा सिद्धांत दिया, लेकिन 3 वैज्ञानिक का नाम फेमस है। तो आप तीनों वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे। एक वैज्ञानिक है डार्विन। जी हाँ, एक वैज्ञानिक है डार्विन जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा बुआ, उन्होंने दिया था विकास का सिद्धांत। प्रकृति चयन द्वारा विकास का सिद्धांत पूछता भी है। प्रकृति चयन द्वारा विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन। उनकी एक पुस्तक भी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक भी कौन है? डार्विन। तो पहला वैज्ञानिक जो हम लोगों ने पढ़ा उनका नाम है डार्विन। जी हाँ, तो डार्विन ने अपने पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकृति चयन द्वारा विकास के सिद्धांत का, ध्यान रखिएगा, विकास के सिद्धांत बोल रहा हूँ मैं, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने। किस पुस्तक में वर्णित है? इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके, ये हिंदी में इसी को बोलते हैं प्रजातियों का उत्पत्ति। चलिए, आज उसके बाद जो अगले मेन मुख्य वैज्ञानिक हैं उनका नाम है, मतलब उससे पहले थे मेंडल। क्या नाम है? मेंडल। मेंडल को हम लोग आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। जी हाँ, आनुवंशिकी का पिता किसको कहते हैं? मेंडल को। ध्यान रखिएगा, उनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया था ना, एक मटर के पौधों पर किया था। जो मटर हम खाते हैं, साधारण सा मटर, उसी पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो पूछता है आनुवंशिकी का पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर। और एक और एक और आपका वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, उनका नाम है लामार्क। अजीब अजीब नाम है, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन सुनिए, लामार्क उनका नाम है। क्या नाम है? लामार्क। उन्होंने दिया था उपार्जित लक्षण का सिद्धांत। क्या दिया था? उपार्जित लक्षण का सिद्धांत। तो हम लोगों ने 3 जीव वैज्ञानिक का नाम पढ़ा। जो पहले जीव वैज्ञानिक थे उनका नाम अभी हम क्या पढ़े? मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकी के खोज किए थे। उन्होंने मटर के पौधे पर खोज किया था। ठीक है सर। दूसरा नाम पर है चार्ल्स डार्विन। डार्विन को हम प्राकृतिक चयन द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादक मानते हैं, जिसको डार्विनवाद कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसको लिखा था। तीसरा जो नाम लिए लमार्क। लमार्क ने एक सिद्धांत दिया था उपार्जित लक्षण का सिद्धांत। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको याद रखना है, ऑप्शन में मिलेंगे मार देंगे। एक और वैज्ञानिक है,
ह्यूग डी ग्रीस, है ना, ह्यूग डी ग्रीस है। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बताया। आशा है कि आपको एक क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे तो आंसर करना है कमेंट बॉक्स में लाइव क्लास में। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्वेश्चन है बुआ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अभी बताया हूँ मैं, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, अभी पढ़ाया हो, अभी आ ही गया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। डार्विन, लामार्क, ओपेरिन, वाइसमान। तो अभी बताया हूँ मैं, इसका आंसर क्या होगा, डार्विन होगा। इन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों के विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक आपको याद रखना है मेरे भाई। आज का अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, 19, 20, 20, 22, 23, लगभग 5 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन है चना, मटर, सेम, गेहूँ। जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। ऑप्शन है चना, मटर, सेम, गेहूँ। तो बिल्कुल सही जवाब रहा आपका। इसका आंसर आपका हो जाएगा मटर। अभी पढ़ाया हूँ मैं, साधारण मटर के पौधे को उन्होंने परीक्षण में लिया था। आज का तीसरा प्रश्न है मेरे भाई, किस वैज्ञानिकों को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। अभी पढ़ाया हूँ मैं, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी पढ़ाया है ना मेंडल। तो ऑप्शन में दिया है डार्विन, नहीं, डार्विन ने दिया था प्रकृति चयन का सिद्धांत। लमार्क भी नहीं होगा, लमार्क ने उपार्जित लक्षण का सिद्धांत दिया था। अरस्तु तो होगा नहीं, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला है वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया। वही पूछ रहा है आनुवंशिकी का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस, ग्रेगर जेन मेंडल। ये 18 और 22 का प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वंशागत नियम कौन दिया था, अभी पढ़े हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के पौधे पर प्रयोग किया और उन्होंने नियम दिया था। ठीक है, एक संकर और द्विसंकर। ठीक है, देखिए एक टॉपिक है गुणसूत्र। आइए इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। एक टॉपिक है गुणसूत्र, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में। आइए देखिए मेरे भाई, जो मनुष्य है, मनुष्य की एक कोशिका में, याद रखिएगा, मनुष्य की एक कोशिका में, अच्छा गुणसूत्र क्या होता है समझो, पहले समझो गुणसूत्र क्या होता है। सही बच्चे ध्यान रखिए, गुणसूत्र जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अभी हम पढ़े हैं माता पिता के शरीर से डीएनए उनके बच्चों में जाता है, तो उस डीएनए को जो लाता है ना बुआ, वही होता है गुणसूत्र। ध्यान रखिएगा, डीएनए को जो लेके आता है माता पिता के शरीर से, जैसे हम अपने माता पिता द्वारा जन्म लिए हैं, तो हमारे शरीर में किसके डीएनए मिलेंगे, अपने माता और पिता के। जी हाँ, तो उस डीएनए को जो लाता है उसका नाम है गुणसूत्र। याद रखिएगा, डीएनए को लाने वाला है गुणसूत्र। एक बात, अर्थात गुणसूत्र में दो चीज, गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता होगा। जी हाँ, जब गुणसूत्र को ला रहा है तो क्वेश्चन पूछता है डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो गुणसूत्र में। तो हमारा जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, दो चीज़ से मिलकर बना है। एक तो डीएनए उसमें रहता है और दूसरा एक प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। जी हाँ, गुणसूत्र को लाने वाला कौन है, सॉरी डीएनए को लाने वाला कौन है, गुणसूत्र। गुणसूत्र में डीएनए के अलावा और क्या होता है, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है मेरे भाई, हिस्टोन प्रोटीन। तो गुणसूत्र कुछ नहीं करता है, वही आनुवंशिक गुणों को लाता है माता पिता के शरीर से हमारे शरीर में, और डीएनए जो होता है ना उसमें। चलिए सर, गुणसूत्र का काम क्या है समझा दिए। गुणसूत्र क्या है समझ गए। याद रखिएगा, मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। याद रखना है मेरे भाई, मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जी हाँ, मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। बोले तो ये जोड़ा में होता है,
याद रखिएगा, ये जोड़ा में होता है। कितना जोड़ा होता है सर? 23 जोड़ा होता है। जी हाँ, मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं। कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा बोलो या 46 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब समझिए, इन 23 जोड़ा में से, समझिएगा मेरे भाई, इन 23 जोड़ा में से बोर्ड पर देखते रहिए, इन 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा इन 23 जोड़ा में से जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है वो एक समान होता है। ध्यान रखिएगा, टोटल कितने गुणसूत्र है? 23 जोड़ा। इन 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? एक समान होता है, जिसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं? जिससे हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्वेश्चन पूछता भी, मतलब गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है लिंग क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। तो सर जी ऑटोसोम क्या है? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है मनुष्य में, ठीक है, उनमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑटोसोम, जो किसके रूप में रहता है सर? एक्स एक्स के रूप में रहता है। ध्यान रखिएगा, जो 22 जोड़ा गुणसूत्र है ना मेरे भाई, एक्स एक्स के रूप में रहता है, उसी को हम बोलते हैं ऑटोसोम। और एक जोड़ा गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई, एक जोड़ा गुणसूत्र एक्स वाई, ध्यान रखिएगा, एक जोड़ा गुणसूत्र एक्स वाई। देखिए अलग अलग है ना, ये एक्स अलग है, वाई अलग है, अलग अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एगो एक्स है, एगो वाई है, वहाँ एक्स एक्स था, ये एक्स वाई है। तो एक्स वाई को ही हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो याद रखिएगा, जो एक्स वाई जो होता है ना, ये पुरुषों में होता है। एक्स वाई किस में होता है? पुरुषों में। जी हाँ, एक्स वाई किस में होता है? पुरुषों में होता है। तो समझ गए होंगे, 22 जोड़ा गुणसूत्र में से, सॉरी 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा एक समान है, जिसको ऑटोसोम कहते हैं, और एक जोड़ा गुणसूत्र असमान है, जिसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। बिल्कुल सही बात है सर। आइए आगे एक बात समझते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, लड़की लड़की का जन्म के लिए कौन सा गुणसूत्र उपयोगी है? अगर लड़की का जन्म करवाना है, लड़की का, ठीक है, याद रखिएगा, एक गुणसूत्र का नाम है एक्स एक्स। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र होगा तो किसका जन्म होगा? लड़की का होगा, और ये मादा में पाया जाता है। और यदि एक्स वाई, ध्यान रखिएगा, एक्स वाई गुणसूत्र होगा तो क्या बनेगा सर? लड़का बनेगा, मतलब एक लड़का का जन्म होगा। तो एक्स वाई गुणसूत्र पुरुष में होता है, इसीलिए जन्म किसका हो रहा है? लड़का का। एक्स एक्स गुणसूत्र स्त्री में होता है, इसलिए जन्म किसका हो रहा है? लड़का का। मतलब कोई बच्चा लड़का है या लड़की है, किस पर निर्भर करेगा? एक पुरुष पर निर्भर करेगा। जी हाँ, याद रखिएगा। तो आपको गुणसूत्र के बारे में हर एक बात समझ में आ गया होगा। तो बिना देरी किए हुए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, और इससे संबंधित पूरे प्रश्न आप बना पाएंगे। आंसर दीजिएगा, आंसर आप लोग नहीं देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? अभी क्वेश्चन अभी पढ़ाया हूँ मैं। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुण होता है? पुरुष में तो होता है एक्स वाई। क्वेश्चन है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ऑप्शन है एक्स वाई, एक्स एक्स, वाई एक्स, वाई वाई। आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन 18 और 22 दोनों में पूछा हुआ है। तो सर जी स्त्रियों में पाया जाता है एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का अगला प्रश्न है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र है? देखो पुरुष में पूछा है, तो पुरुष है तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। पुरुष है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए गुणसूत्र का पूरा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसलिए जो कंसेप्ट मैं पढ़ा देता हूँ, कंसेप्ट दिमाग में अगर छप गया तो उससे रिलेटेड सभी प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएंगे, और क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बनाने के लिए सक्षम रहेंगे। ओके, आज का अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, मानव शरीर की सामान्य कोशिका में कितने गुणसूत्र के युग्म होते हैं? युग्म मतलब होता है जोड़ा। ध्यान रहे, संख्या नहीं पूछा है मेरे भाई, गुणसूत्र का कितना युग्म है ये पूछा है। तो सबको पता है, अगर संख्या पूछता तो होता 46, यहाँ पूछा युग्म। युग्म है तो आंसर क्या हो जाएगा? 43। बहुत लोग 23, सॉरी, बहुत लोग इसका आंसर 46 मारेंगे, लेकिन 46 क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल गलत। क्यों गलत सर जी? आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? युग्म। अयुग्म जब पूछता है तो जोड़ा लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आशा है कि समझ में आ गया होगा।
8वां प्रश्न है, देखिए सभी क्वेश्चन गुणसूत्र के ऊपर ही है। मानव में ऑटोसोम कितने होते हैं, यही पढ़ा है। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र है, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान है, उसी को बोलते हैं ऑटोसोम। तो ऑटोसोम की संख्या पूछा गया है, ऑप्शन में दिया है 11 जोड़ा, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 46 जोड़ी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 जोड़ी। मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए प्रकृति चयन का सिद्धांत कुछ देर पहले पढ़ाया था। एक था मेंडल आनुवंशिकी का सिद्धांत, तो मेंडल ने दिया था। एक था उपार्जित लक्षण का सिद्धांत, लामार्क ने दिया था। एक था प्रकृति चयन का सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है अरस्तु, लामार्क, डार्विन, जॉनसन। डार्विन, जॉनसन। तो अरस्तु तो होगा नहीं, लामार्क ने दिया था उपार्जित लक्षण, जॉनसन भी नहीं होगा। जॉनसन क्या सर, जॉनसन कौन है सर? जॉनसन एक वैसा वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो क्वेश्चन पूछता भी है, जीन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, जॉनसन। जीन शब्द का इस्तेमाल देखो, ज से जीन, ज से जॉनसन। जीन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, जॉनसन। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डार्विन हो जाएगा। जी हाँ, आंसर आपका हो जाएगा डार्विन। जीन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था मेरे भाई, जीन शब्द बोल रहे हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके बताते रहिए मेरे को क्लास कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न आ ही गया है, जीन शब्द किसने दिया है, अभी बताया हूँ मैं। जीन शब्द को देने वाला है जॉनसन। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और विद्यार्थी इसको गलती करके आता है। 11वां प्रश्न मैंने अभी बताया था, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, अभी बताइए। अभी शुरू में बताया था कि नहीं, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन में है मेंडल, लामार्क, डार्विन, हैल्डेन। तो आंसर क्या होगा सर इसका, लामार्क होगा। यही प्राकृतिक चयन का पूछता तो डार्विन होता। फिर क्वेश्चन है, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, ये तो पढ़ा लिए आप लोग। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं सर जी, ऑप्शन है ए, 2, 3, 4। तो सबको पता है मानव में रक्त समूह 4 होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। टोटल 4 होते हैं, जिसमें से सर्वदाता कौन है सर, जो सभी को देता है उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ, जिसका ओ निगेटिव। और जो सर्वग्राही है उसका नाम है ए बी पॉजिटिव। तो सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी है, आपको ध्यान से याद रखना है मेरे भाई। आज का अगला प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख कौन सा अंग है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, देखिए दोनों पंख ही है, लेकिन अगर कीड़ा, देखिए कीटों का पंख और चमगादड़ के पंख, तो दो प्रश्न है। कीटों के पंख, अब किसी कीड़ा मकोड़ा के पंख को देखिए और चमगादड़ के पंख को देखिए, दोनों का कार्य क्या है, अलग, एक ही है, उड़ना, लेकिन रचना क्या है, एक है। तो वैसे जीव जिस अंग की रचना अलग अलग हो लेकिन कार्य एक हो, उनको हम बोलते हैं समवृत्ति अंग। क्या बोलते हैं सर, समवृत्ति अंग। तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा सी। पक्षी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। पक्षी और सरीसृप के बीच के योजक कड़ी को हम क्या कहते हैं सर, उसको हम बोलते हैं आर्कियोपैट्रिक्स, याद रखिएगा। पक्षी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी को क्या कहते हैं, आर्कियोपैट्रिक्स कहते हैं। आर्कियोपैट्रिक्स ये नया शब्द है, आगे हम पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। एक शब्द यहाँ दिया हुआ है, इयोरिपस क्या होता है। घोड़ा का जो अवशेष होता है ना, घोड़ा के जीवा, अगर कोई घोड़ा है वो मर गया, पृथ्वी के अंदर दब गया, तो उसके जो चिन्ह मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं इयोरिपस, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है। देखो आ भी गया। घोड़े के प्रथम जीवाश्म का नाम क्या है, ऑप्शन है आर्कियोपैट्रिक्स, इयोरिपस, डायनासोर। तो आपका आंसर क्या होगा, आर्कियोपैट्रिक्स नहीं होगा सर, इसका आंसर क्या होगा, एक। तो घोड़े के अवशेष को क्या कहेंगे, इयोरिपस कहेंगे। और पक्षी और सरीसृप के बीच के कड़ी को क्या कहेंगे, आर्कियोपैट्रिक्स। दोनों अंतर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। आपको पढ़ाया गया है उत्परिवर्तन किसने दिया था, ये बताया हूँ मैं। 4 सिद्धांत, एगो प्राकृतिक चयन का, तो आंसर होगा डार्विन। वंशानुगत सिद्धांत, तो ऑप्शन होगा मेंडल। उपायित लक्षण का लामार्क। और चौथा, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था सर, तो उत्परिवर्तन का देने वाला था, उनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। क्या नाम था, ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी। तो समझ में आ गया होगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, ह्यूगो डी ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर किसका उदाहरण है। देखिए आप छिपकली को देखे होंगे, छिपकली का ही प्रजाति है डायनासोर। छिपकली किस में आएगा, ऑप्शन बताइए। सरीसृप, मेमेलिया, थैलोफाइटा, इनमें सभी। देखिए सरीसृप उसे कहते जो रेंगता है। देखिएगा छिपकली को दीवार पर रेंगते हुए,
तो छिपकली का ही प्रजाति है, बहुत बड़ा प्रजाति है डायनासोर। तो याद रखना है सर, डायनासोर किसका प्रजाति है? सरीसृप का प्रजाति। चलिए आगे पढ़ते हैं। डायनासोर कहाँ पे है समझ गए? डायनासोर एक सरीसृप है। जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप लिख सकते हैं। अगला है जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो जीन होता है वो डीएनए पर होता है, और डीएनए कहाँ होता है? गुणसूत्र में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी मानव का संबंध किससे है? देखिए हमारा जो मानव है, मानव की तरह होता है कौन? चिंपैंजी। गोरिल्ला को चिंपैंजी को आप देखे होंगे टीवी में, करिया रहता है, बड़ा लंबा लंबा रहता है। याद रखिएगा हमारा 99% डीएनए किससे मिलता है? चिंपैंजी से मिलता है। हमारा 99% डीएनए किससे मिलता है? चिंपैंजी से। इसलिए हमारी सबसे अधिक समानता किससे है? चिंपैंजी से। एक और क्वेश्चन पूछता है मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? जो पृथ्वी पर जो मानव है उसकी उत्पत्ति सबसे पहले किस जगह पे हुआ? वो अफ्रीका है। याद रखिएगा, ये आप पहले बचपन में पढ़े भी होंगे 7वां 8वां वाला क्लास में, कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अफ्रीका से। मानव के अवशेष सबसे पहले कहाँ से हुई है? अफ्रीका से। एक जगह इथियोपिया, अफ्रीका में एक जगह इथियोपिया, वहाँ से हुई है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है? तो ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है? तो आंसर होगा प्राकृतिक चयन। नहीं, इंपॉर्टेंट छोड़िए। अगला है निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग नहीं है? ऑप्शन है कृमि रूप प्रेसिस, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, उपजिह्वा, कर्ण पेशिया, यही होगा डी नंबर। निकटेटिंग झिल्ली हो जाएगा आंसर। वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 17, 18, 19 समजात अंग क्या होता है? एक होता है समृद्ध अंग। समजात अंग में क्या होता है? इनकी रचना एक समान है, रचना तो एक समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। तो हमारा हाथ, कुत्ते का अगला पैर एक समान रचना है लेकिन काम अलग अलग है। हम लोग हाथ से लिखते हैं, खाते हैं, कुत्ता चलता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 23 का क्या हो जाएगा? डी। 23वां क्वेश्चन है, अभी पढ़े हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? हमारा सबसे अधिक समानता किससे है? ऑप्शन है चीन के विद्यार्थी, मकड़ी, जीवाणु, चिंपैंजी। इसका आंसर आप लोग देंगे। हमारी सबसे अधिक समानता किससे है? चीन के विद्यार्थी से होगा, कि मकड़ी से होगा, कि चिंपैंजी से होगा, कि जीवाणु से होगा? तो अभी पढ़े सर जी, हम लोग का सबसे अधिक समानता किससे है? चिंपैंजी से है। अगला है निम्न में कौन बौने पौधे हैं? देखिए मेंडल जब प्रयोग कर रहे थे तो लंबे पौधे, तो लंबे पौधे को उन्होंने नाम दिया टी। जो बड़ा टी है ना वो लंबा पौधा है। जो बड़ा पौधा है, लंबा पौधा, उसको बड़का टी, और जो बौने पौधा है उसको क्या नाम दिया गया? छोटा टी। तो कौन बौने पौधे हैं? सॉरी, आपका वीडियो बंद हो गया था, फिर चलते हैं। देखिए जब मेंडल प्रयोग कर रहे थे तो लंबे पौधे को उन्होंने नाम दिया टी, और बौने पौधे को नाम दिया छोटा टी। तो जो छोटा टी वाला है वो बौना है, लंबा बोलेगा तो बड़ा टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन अवशेषी अंग है सर? तो आप सभी को पता है अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है? तो याद रखिएगा वंशानुगत का अर्थ क्या होता है? एक वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वही वंशानुगत। कारण नहीं है। तो 3 चीज वंशानुगत होता है, ध्यान रखिएगा। आँख का रंग, बाल का रंग, चमड़े का रंग, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वैरी करता है, ठीक है। लेकिन शरीर का आकार वंशानुगत नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको मैंने भूगोल में पढ़ाया था कि जीवन की उत्पत्ति जो पृथ्वी पर हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? जल में। इसीलिए जो बोला जाता है जल ही जीवन है। विश्व हमारे पृथ्वी जगत की जो पहला जीव है साइनोबैक्टीरिया, जी हाँ साइनोबैक्टीरिया, उसकी उत्पत्ति जल से हुई है। आपको मैंने बताया भी था, तो इसको रट लीजिए। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ से हुई है सर? तो जल से हुई है। 28वां प्रश्न, रुधिर वर्ग नियंत्रक कौन है? IA, IB, IO, आप पढ़े हैं ABO, ये सभी रुधिर के समूह हैं। तो इन सभी के नियंत्रक के आगे LI लगा रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 29वां प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है, जो सबको देता है? तो हम पढ़ा है जो सबको देने वाला होता है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है O।
सर्वदाता ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? ओ। और जो सर्वग्राही है उसका नाम है ए बी। ओ में भी कौन सा? ओ में आपको हम पढ़ाए थे, ओ में भी कौन सा? ओ में माइनस वाला। और जो देता है उसका नाम है ए बी। ए बी में कौन सा? तो ए बी पॉजिटिव। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आज का 30वां प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही? सर्वग्राही मतलब किसी से भी ले सकता है, तो अभी पढ़ाया हूँ मैं, ए बी है और देने वाला ओ है। इनमें कौन वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है? आरएनए, कोशिका द्रव्य, जीन, वसा। अभी पढ़ाया है डीएनए पर पाया जाता है जीन, तो आंसर हो जाएगा आपका जीन। किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होता है? ध्यान रखना, डीएनए, डी मतलब होता है डाई, डाई मतलब होता है द्विगुणन। तो किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है? तो आपका उत्तर बिल्कुल हो जाएगा डीएनए, रट लेना। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डी मतलब होता है द्वि, ठीक है। बच्चे के लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? ही पढ़ाया हो। बच्चा जो है लड़का होगा लड़की होगा, किस पर गुणसूत्र, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है पिता के एक्स गुणसूत्र, माता के एक्स गुणसूत्र, पिता के वाई गुणसूत्र। जी, पिता देखिएगा, हम बताए हैं पिता में अलग क्या होता है? वाई गुणसूत्र होता है। तो बच्चा लड़का होगा कि लड़की, ये डिपेंड करता है पिता के वाई गुणसूत्र पर, रट लेना भाई, शुरू में ही बताया हूँ। फिर क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर कुल के पौधे के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों को लिए? 7 जोड़ा। इसको रट लीजिएगा, कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों को लिया था? 7 जोड़ा। किस स्थान को मानव का उद्गम स्थान कहा जाता है? यही पढ़ाया हो कुछ देर पहले। ऑप्शन देखिएगा, अमेरिका, चाइना, रूस, अफ्रीका। जल्दी से आंसर दीजिए। किस स्थान को मानव का उद्गम स्थान माना जाता है? अमेरिका, चीन, रूस, अफ्रीका। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी दीजिए। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ाया हूँ कि अफ्रीका के इथियोपिया नामक स्थान पे मानव की उत्पत्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र एक्स एक्स तथा एक्स वाई क्या कहलाता है? ऑप्शन है हार्मोन गुणसूत्र, वृद्धि गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, इनमें से कोई नहीं। 36 का आंसर आप सही बच्चे दीजिए। गुणसूत्र एक्स एक्स हम पढ़ाए हैं, मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र है, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्स है ना, ऑटोसोम। और उनमें से एक जो है गुणसूत्र जो अलग अलग है उसको हम बोलते हैं एक्स वाई, जो पाया जाता है पुरुष में। ओके, तो इसको हम कहेंगे लिंग गुणसूत्र। क्या कहेंगे सर? लिंग गुणसूत्र। विकास के सिद्धांत अभी पढ़े हैं। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? याद करो, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने किया था। अगला है, अंडाणु और शुक्राणु में बच्चे के लिंग निर्धारण कौन करता है? अब बताइए, अंडाणु तो मादा में होता है, तो मादा वाला में एक्स होगा। शुक्राणु कहाँ होता है? पुरुष में, पुरुष वाला में वाई होगा। तो बताइए बच्चे के लिंग निर्धारण कौन करता है? अंडाणु कि शुक्राणु? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु। मेंडल द्वारा वर्णित आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है? आनुवंशिक इकाई को हम बोलते हैं जीन। जी हाँ आनुवंशिक इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, रट लेना। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है? ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, आरएनए और डीएनए। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? नाम है जीनी संरचना, तो आंसर होगा जीनोटाइप। याद रखिएगा, नाम है जीनी संरचना। देखो तो जीनी संरचना तो जीनोटाइप। पक्षी तथा तितली के पंख हैं। देखो, पक्षी का पंख चाहे तितली का पंख, दोनों का काम है उड़ना, लेकिन रचना अलग अलग है। अगर रचना अलग होता है तो उसको हम बोलते हैं असमजात अंग। क्या बोलते हैं? असमजात अंग। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? याद रखिएगा, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो याद रखिएगा, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर इनमें से सभी कुछ नहीं था। न तो ऑक्सीजन था, न तो NO2 था, न तो CO2 था। जी हाँ, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर ना तो CO2 था। जब ऑक्सीजन जब होगा नहीं तो CO2, NO2 और O2 कहाँ से होगा? अभिक्रिया कर पाएगा? नहीं होगा सर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 22 में पूछा है। जीव की उत्पत्ति के पहले ऑक्सीजन जब था नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं था तो NO2 भी नहीं होगा, CO2 भी नहीं, इनमें सभी हो जाएगा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? वही पढ़ा है सर जी, कितने जोड़ा पूछा है, तो कितना जोड़ा हो जाएगा? 23 जोड़ा गुणसूत्र हो जाएगा। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो मादा मच्छर है किस तरह के जल में उत्पन्न? देखिए, दो तरह के मच्छर है, एक होता है डेंगू वाला मच्छर, एक होता है मलेरिया। तो डेंगू का जो मच्छर होता है ना, वो होता है साफ पानी में, ध्यान रखिएगा। इसलिए घर में साफ पानी को ज़्यादा दिन तक जमा करके नहीं रखना चाहिए।
डेंगू का मच्छर होता है साफ पानी में, वही मलेरिया वाला मच्छर होता है गंदा पानी से, जैसे नाली का पानी से, ठीक है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर पूछा है, तो आंसर ऑप्शन है साफ जल, गंदा जल, मीठा जल। क्या आंसर होगा इसका? गंदा जल होगा, मलेरिया के लिए गंदा जल। अगला प्रश्न है, देखो दोनों क्वेश्चन 11 में आया हुआ है, तो दोनों आप रट लेंगे, समझ लेंगे। डेंगू वाला होगा साफ जल में, मलेरिया वाला होगा गंदा जल में। क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में होता है? ऑप्शन है साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। गलत है। अभी पढ़ा है डेंगू वाला जल कहा होगा साफ जल। फिर क्वेश्चन ये वाला 11 में, फिर 22 में, 10 साल बाद फिर पूछ दिया, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? यही पढ़ाया हूँ मैं। ऑप्शन है खारा जल, गंदा जल, शुद्ध जल। तो शुद्ध जल मतलब साफ जल। तो अब देख रहे हैं एक क्वेश्चन दो तीनों है, बार बार पूछ रहा है 45, 46, 47। मलेरिया वाला गंदा जल, डेंगू वाला साफ जल। तो आपको बन रहा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए एक ही प्रकार के क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? कर विकास के आधार पर इनमें सबसे उत्तम कौन है? ऑप्शन है जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपैंजी। देखिए इन चारों में सबसे बड़ा जीव कौन है? चिंपैंजी है, जो मानव के लगभग समान है। तो आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। फिर एक क्वेश्चन है पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है? याद रखेंगे मेरे भाई, जो माइक्रोग्राफिया के लेखक है वो है रॉबर्ट हुक। ये आपको नहीं पढ़ना था यहाँ पे, लेकिन लिख लीजिए, अब किताब में सिलेबस में नहीं है। माइक्रोग्राफिया के लेखक रॉबर्ट हुक है। इसी किताब में, इसी पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, तो उसमें लिखा था, ठीक है। तो माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है? रॉबर्ट हुक। और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? डार्विन। पहला क्वेश्चन यही था आज का, जाकर देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है मानव का उद्भव कहाँ हुआ? बार बार पूछा जा, रिपीटेड क्वेश्चन। मानव का उद्भव कहाँ हुआ? अमेरिका, इंडोनेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आपको देना है। मैं बता चुका हूँ कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? ही पढ़ा के आया हूँ। आनुवंशिकी का पिता किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं सर, क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और आनुवंशिकी का नियम दिया था। आज का 52वां प्रश्न है, जो पहले भी पूछ चुका है। पहला क्वेश्चन यही था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ऑप्शन है, देखिए 22 में और 22 दोनों में पूछा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ऑप्शन है डार्विन, अरस्तु, हेल्डेन, मेंडल। बताइए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, याद रखिए। कौन सा आंसर होगा इसका? डार्विन होगा। अभी किसी जीव की जीननी संरचना क्या कहलाती है? पढ़ा रहा हूँ मैं। जीननी संरचना जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन है फिनोटाइप, जीनोटाइप। क्या आंसर होगा मेरे भाई? जीनोटाइप। अभी देखो पीछे क्वेश्चन था ये वाला। 54वां प्रश्न जो आपको पता है, निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग मानव में है? अवशेषी अंग कौन है सर? अपेंडिक्स है। आप देख रहे हैं एक ही प्रकार के क्वेश्चन को बार बार बिहार बोर्ड रिपीट कर रहा है। इस सीरीज को मेरा चलाने का मुख्य उद्देश्य यही था, ताकि आपको मालूम चले किस प्रकार के क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जा रहे हैं। कि हर एक क्वेश्चन पूछ रहा है जी? नहीं, कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वैसे क्वेश्चन की तैयारी करके आपको जाना है, ताकि एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, न्यूक्लियस पढ़ाया गया है। न्यूक्लियस शब्द को किसने दिया था? कोशिका शब्द को दिया था रॉबर्ट हुक ने। याद करो, न्यूक्लियस शब्द को किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ। न्यूक्लियस शब्द को किसने दिया था सर? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। जी हाँ, न्यूक्लियस शब्द को किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। और कोशिका शब्द को दिया था रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की समान, तो फिर वही क्वेश्चन, मानव शरीर कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र है? किसको नहीं पता होगा भाई? अब तो सबको पता होगा मेरे क्लास में। कितना जोड़ा होता है सर? 23 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्र पैर। देखो मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ तीनों पैर ही है। तो पैर का काम क्या है? चलना। पैर का काम क्या है? चलना। लेकिन मनुष्य का पैर चलने के लिए है ना? बिल्ली का पैर चलने के लिए है। और चमगादड़ चलता है कि उड़ता है? तो याद रखिएगा, ये है ना, ये असमजात अंग है, ठीक है। सॉरी, असमजात बोल रहा हूँ मैं। इनकी रचना एक समान है, कार्य अलग अलग है। रचना एक समान, कार्य अलग अलग, समजात। एक वीडियो में बताऊंगा समजात अंग पर और असमजात अंग पर, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मानव युग्मक में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? यही पढ़े, 2 होता है, एगो एक्स एगो वाई होता है। चलिए निम्नांकित में किनको जीव विज्ञान के पिता कहा गया? आपको पता है जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। जी हाँ, पहले ही बताया हो। जीव विज्ञान के पिता कौन है सर? अरस्तु है। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन, देखिए अब पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन मतलब होता है, गुरुत्वानुवर्तन मतलब होता है भूमि की ओर वृद्धि, भूमि के अंदर की ओर वृद्धि। ऑप्शन है फल की वृद्धि, फूल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि। बताइए भूमि के अंदर कौन वृद्धि करता है? फल की, फूल की, जड़?
तो आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, इसका आंसर क्या होगा, जड़ होगा। यही बोलता प्रकाशानुवर्तन, तो आंसर होता फूल या फल। ठीक है, अगला है एटा विज का क्या अर्थ है। एटा विज का क्या अर्थ है। संतति में जनकों के गुण का आना, संतति में जनकों के गुण का नहीं आना, संतति में यही होगा। एटा विज का अर्थ होता है संतति में पूर्वजों का गुण का आना जो जनकों में नहीं है, यही होगा। ठीक है, संतति में पूर्वज का गुण आ गया लेकिन अपने माता पिता गुण नहीं, इसी को हम बोलते हैं एटा विज। फिर वही क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, यही पढ़ाया हो। जीनी संरचना जीनोटाइप, जीनी संरचना जीनोटाइप। आज का अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास। अभी कुछ देर पहले मैं बार बार बोल रहा था, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास किसने दिया था। ऑप्शन है मेंडलवाद, लामार्कवाद, सूक्ष्म विकास, डार्विनवाद। डार्विन ने दिया था तो नाम पड़ गया डार्विनवाद। और ये देख रहे हैं आप सभी लोग, ये तीनों क्वेश्चन 2025 का है, 25, 25, 25। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ये मिला। तो आशा है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। और यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और ये 7वां चैप्टर था बायोलॉजी का। कल हम लोग का बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर होगा ऑब्जेक्टिव का, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, जो बेहद ही आसान है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। और हाँ, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपनी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। चलिए।